नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है परीक्षा मंथन का महासंग्राम चल रहा है। ये पूरे के पूरे एक साल का करंट अफेयर का महासंग्राम है। और आज के करंट अफेयर में आज जो टॉपिक हम देखेंगे विधि एवं न्याय, इससे रिलेटेड पूरे एक साल में कौन कौन सी घटना घटी जो आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी सारी घटनाओं को एक एक करके बारीकी से बच्चों की तरह ट्रिक के साथ में आपको समझाते हुए आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता। पढ़ तो आप खुद ही लेते हैं, सिखाया जाता है। इन द सेंस कहने का मतलब कि आप क्लास में आइएगा और जो भी टीचर क्लास लेंगे वो सिर्फ लेक्चर देंगे और आपको समझाएंगे। लिखाने की यहां कोई फैसिलिटी नहीं है। बस आपको आके 30 मिनट का आपको एग्जाम पर डे देना होगा जो टॉपिक हुआ है। लिखाने की यहां पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। बस आपको नोट्स दे दिया जाएगा, घर से पढ़ के आइएगा, टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो पूरी तरीके से एकदम फ्रेंडली आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर अधिक जानकारी और चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप बात कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, या हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज का महासंग्राम पूरे बिहार में चल रहा है, जो भी एग्जाम है सबके लिए, इवन बीपीएससी के लिए भी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है न्यूज हमारे पास में है वो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते, इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा आपको। चलिए, हिंदू महिला के पैतृक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संक्षेप में लिखिए। क्या है इसको फिर देखिए। कोई भी करंट अफेयर जब भी आप कहीं पढ़ते हैं, मैं अब भी बोल रहा हूं और अंतिम जब 27 दिसंबर का एग्जाम होगा तो 25 दिसंबर को भी मैं यही बात बोलूंगा। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उसके आंसर है वो तो बच्चों का खेल है जी, वो तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते हो। यही नतीजा है कि आज 2 साल 3 साल 4 साल, इवन कितने ऐसे लोग हैं जिनका पंचवर्षीय योजना पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज में गुजर चुका है, लेकिन अभी भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोई ताने नहीं दे रहा हूं, मैं क्यों ताने दूंगा आपको, लेकिन हां मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके सपने पूरे हो जाए। जब तक आप नहीं पकड़ोगे आंसर तो 2 मिनट में समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम का जो जड़ है, जो रूट्स है ना, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब क्वेश्चन पकड़ में नहीं सही से आएगा तो आंसर लाख रट लो, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आंसर निकलेगा भी तो कंफ्यूजन के साथ निकलेगा। और आज 99.9% बच्चे के साथ में यही गुजर रहा। कहो दिल पे हाथ रख के मैं गलत बोल रहा हूं, बताओ यही हो रहा, आपके साथ में भी हो रहा। अगर आप अभी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथ भी यही घटना घट रही है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं आती कि आखिर दिक्कत कहां हो रही है, किसकी खता है, कहां से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो रिजल्ट कभी भी उम्मीद मत कीजिए एसडीएम बनने का, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आपका सबसे बड़ा दरवाजा जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए इस बात को पकड़िए, मामला पूरे के पूरे 40 नंबर का है। अगर यहां आप समझते नहीं हैं तो फिर बर्बाद होने से आप खुद को भी नहीं रोक पाइएगा। चलिए, हिंदू महिलाओं के पैतृक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। क्या आया है, हिंदू महिलाओं की पैतृक अधिकार मतलब क्या है, अपना पिता का जो अधिकार है उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। क्या है, 11 अगस्त 2020 को देश के सर्वोच्च अदालत ने अपने एक निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान स्थिति एवं शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार एवं संयुक्त कानूनी अधिकार की व्याख्या की है। गौरतलब है यह निर्णय हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संबंध रखता है। अब यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक्ट जो है 2005 से क्या रखता है, संबंधित रहता। कहने का मतलब ये कि पुरुषों के जो अधिकार हैं, अब वही अधिकार हिंदू महिलाओं को पर्सनली बताएगा, हिंदू महिलाओं को, सिर्फ हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार संयुक्त रूप से कानूनी अधिकार 2005 का
पूरी तरीके से व्याख्या करता है। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया, इसी से संबंधित रखता। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी हिंदू महिला को उसके पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप हिंदू महिला हैं तो अब जो है आपकी पैतृक संपत्ति, यानी कि आपके पापा की जो संपत्ति है, जो विरासत में आपको मिली है, उस पे जो है पूर्ण रूप से जन्म से लेकर ही उस पे अधिकार होगा। मतलब क्या, जब से आप जन्म ली हैं, अगर हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू लड़की हैं, जहां पे आप जन्म ली हैं, वहां पे जो पैतृक पापा की जो संपत्ति है उस पे पूर्ण रूप से आपका अधिकार होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है ना पूरी तरीके से। अब यहां के बाद आगे इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पिता जीवित हों या नहीं हो, और इस बात पे भी नहीं निर्भर करता कि उसके पापा हैं या चले गए। अगर चले भी गए हैं तब भी जो उनका अधिकार है उन पे होगा। मान लो एक भाई एक बहन है और आपके पास में 10 बीघे जमीन है, तो 5-5 बीघे की हिस्सेदारी बहन भी होगी और 5 बीघे की भाई भी होगा। अगर 10 एकड़ है तो 5 एकड़ का हिस्सेदारी बहन और 5 एकड़ का भाई होगा। पिता हो या मर गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया इस बात का। अब आगे सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ध्यान रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, 2005 है, उसकी व्याख्या की है। और विदित हो कि मूल कानून जो था 1956 के धारा 6 में सर्वोच्च न्यायालय और स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को 6 महीने में इससे संबंधित सारे विवाद को निपटारा करने का निर्देश दिया है। और साथ साथ में जो मूल कानून था 1956 के धारा 6 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है, पूर्ण रूप में बता दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को 6 महीने के भीतर सारे विवाद को निपटाने का पूरे तरीके से निर्देश दे दिया कि जो भी इसके अंदर विवाद है 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर भाई अधिकार नहीं दे रहा बहन को तो उसके लिए अगर कानूनी लड़ाई होती है तो 6 महीने के अंदर क्लियर होना चाहिए। पिता मर गए हो, भाई किसी तरीके का गलत कर रहा है तो इसमें भी 6 महीने का, मतलब कुछ भी कुरीतियां इसके अंदर हो, कुछ भी समस्याएं इसके अंदर हो, तो 6 महीने के अंदर जो है अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को एक अल्टीमेट दिया है कि 6 महीने के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाल ही में आए दिव्यांगों पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले का संक्षिप्त में लिखिए क्या निर्णय आया दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों का कहने का मतलब है पहले विकलांग होता था, उसी का नाम मोदी सरकार आए तो उसका बाद उसका नाम जो है विकलांग के बाद दिव्यांग रख दिया गया। यानी कि पैर से, हाथ से, आंख से या फिर दिमाग से किसी भी तरीके से अगर उनका कोई अंग नहीं काम कर रहा है तो ऐसे लोग जो हैं वो दिव्यांग होते हैं। चलिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पुष्टि की है कि दिव्यांग व्यक्ति भी देश के सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए वे सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। कहने का मतलब ये कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये एक निर्णय दिया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो विकलांग है कह सकते हैं, तो अब तो समझ में आ रहा, जो दिव्यांग है वो व्यक्ति देश के सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, एकदम पिछड़ा हुआ है, इसीलिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के समान ही उसे भी अब लाभ मिलेगा। यानी कि अब दिव्यांग व्यक्ति जो है वो किस श्रेणी में आ जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जाके खड़ा हो जाएगा। क्लियर। जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने अगुवाई वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि पिता प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से अनमोल भंडारी यानी कि नाबालिग बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU के वर्ष 2012 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण कर रही है। जो निर्णय दिया गया था 2012 में उसी का फिर से देखरेख करना शुरू कर दी है। और गौरतलब है याचिकाकर्ता जो कि बौद्धिक रूप से 50% तक अक्षम है, 50% तक, वे शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए डिजाइन किए गए फाइन आर्ट डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदन किया था कि जो लोग विकलांग हैं उनको जो है इस कोर्स में डिप्लोमा कोर्स के लिए पूरी तरीके से डिजाइन तैयार किया गया था और आवेदन किया था। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कॉलेज के विवरण पुस्तिका के कुछ प्रावधान को चुनौती देते हुए एक रिट दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता की मांग थी कि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र और मानसिक
और बौद्धिक में अक्षम जो भी छात्र हैं उनके कुछ सीटों का द्विभाजन किया जाना चाहिए, यानी कि मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से दोनों इक्वल होता है दिमाग के ही लेवल पर। अगर कुछ छात्र अक्षम है तो उनके सीटों का द्विभाजन किया जाना चाहिए। ये एक रीट करके मांग किया गया था हरियाणा और पंजाब सरकार से। यही पूरा का पूरा दिव्यांग के बारे में था। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या है, दिव्यांग को सीधे किस में रख दिया जाएगा, एससी एसटी में, समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो जॉब हो, इनमें भी इनको भी आरक्षण देने की प्रावधान। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी ये क्वेश्चन उठा के डाले थे। चलिए, गर्भपात संबंधित नियमों में बदलाव संबंधित कानून के बारे में बताइए। यानी कि गर्भपात संबंधित जो नियम है, पहले जो थे नियम, अब उसमें कुछ सुधार आया है, उसी के बारे में आपको बताना होगा। क्या सुधार आया, एकदम ध्यान से सुनना है आपको। क्लियर है? 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सक गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें गर्भपात की सीमा को 20 सप्ताह से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया। यानी कि गर्भपात का जो सीमा था पहले 20 सप्ताह था, तो 20 गुने 7 कर दीजिएगा तो 140 दिन हो गया। अब जो है 24 सप्ताह कर दिया, 24 गुने 7 कर दीजिएगा, वही होगा। ठीक है ना? अब क्या है, इस उद्देश्य के लिए गर्भपात अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब देखिए यहां पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, पहले 20 सप्ताह था, अब इसको कितना कर दिया गया है, तो 24 सप्ताह कर दिया गया है। गर्भपात संबंधित नियमों को ध्यान रखिएगा, जो गर्भपात की सीमा पर है वो पहले 20 सप्ताह होती थी, अब 24 सप्ताह कर दिया गया है, याद रखना है आपको। और इसका उद्देश्य क्या था कि गर्भपात अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधित किया जाएगा। कौन सा एक्ट था, 1971 एक्ट था, उसमें संशोधित कर दिया जाएगा। पहले 20 सप्ताह था, अब इसमें 24 सप्ताह कर दिया गया। थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है क्योंकि आवाज़ ठीक से निकल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं और आपको अच्छा लगेगा ही, अपनी भर कोशिश है। इस प्रस्ताव विधेयक के माध्यम से गर्भपात की सीमा जो है 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी गई। अब जो है इस प्रस्ताव 1971 के एक्ट के तहत जो था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था, इसमें 20 सप्ताह पहले था जो कि 24 सप्ताह कर दिया गया। सरकार का कहना है यह वृद्धि प्रजनन में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। चलिए आगे आते हैं। यह चर्चा भी न्यूज जो है जिस समय निकला था बहुत इंपॉर्टेंट था और चर्चा में था। कर्नाटक का अंधविश्वास विरोधी अधिनियम क्या है। कर्नाटक में अंधविश्वास मतलब क्या है, अगर कोई कह दे कि हाँ मंगलवार को जो है अगर मीट नहीं खाना चाहिए तो एक अंधविश्वास है, बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए तो एक अंधविश्वास है, तुम सफल नहीं हो सकते हो, ये भी एक अंधविश्वास एक प्रकार का, या ये कहा जाए कि बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ ना कुछ अपशगुन होगा, ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, रियलिटी से कहीं दूर तक छलकता नहीं है। अब यही अंधविश्वास जो है कर्नाटक में एक विरोधी अधिनियम क्या है अंधविश्वास का, इसको थोड़ा समझते हैं। कर्नाटक सरकार 4 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से अमानवीय प्रथा और काला जादू को जो है रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कहां की सरकार है, तो कर्नाटक की सरकार। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अंधविश्वास विरोधी अधिनियम जो लाया गया है कौन सी सरकार लाया गया, कौन से राज्य में लाया गया, तो आपको बताना होगा कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक राज्य में लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस अंधविश्वास विरोधी अधिनियम वर्ष 2017 में पारित किया गया था और पारित 2017 में हो चुका था, ध्यान रखिएगा 2017 में पारित किया गया था तथा 6 दिसंबर 2017 को राज्यपाल की अनुमति भी प्राप्त हो गई थी और इस अधिनियम को राज्य के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसके, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और वर्ष 2017 में इस अधिनियम के तहत कुल 16 प्रथाओं पे प्रतिबंध लगाया गया। अब अगर पूछेगा कितने प्रथाओं पे, तो 16 प्रथाओं पे। कब लाया गया था, तो 17 में लाया गया था 16 प्रथाओं पे। बताइए ट्रिक के थ्रू, कभी भूलने की कोई चांस नहीं है। कहां पे है, तो कर्नाटका में लाया गया था। कब इसको लाया गया था, 2017 में लाया गया था। कितने प्रथाओं पे लगाया गया था, तो 16 प्रथाओं। जो जादू टोना जो होता नहीं है, अंधविश्वास होता है, इन सबको क्या करना था, हटाना था। चलिए क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है, सेगुरेशी विधेयक 2020 क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। सेगुरेशी, इसी को करना है। देखिए सेगुरेशी क्या है, इसको सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या इसका। फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल सेगुरेशी की जो प्रक्रिया है इसको विनियमित करने से संबंधित सेगुरेशी विधेयक जो 2020 है उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। क्यों मंजूरी प्रदान की है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या,
इसका उद्देश्य क्या? सेगुरेसी विनिमय विधेयक 2020 का उद्देश्य है व्यावसायिक सेगुरेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सेगुरेसी का अनुमति देना। नवीनतम विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा में पारित सेगुरेसी विधेयक 2019 संशोधन संस्करण है। ध्यातव्य हो कि विधेयक 2019 में राज्यसभा में प्रवर समिति यानी कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था और मंत्रिमंडल के द्वारा विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्यसभा के प्रवर समिति की सिफारिश में शामिल किया गया। इससे इस न्यूज़ को मैंने पढ़ दिया, आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा, गारंटी मैं बता सकता हूँ, कुछ नहीं समझ में। ये क्या सुजीत सर सेगुरेसी बताए, कुछ पता ही नहीं चला, बस ये अधिनियम भेज दिया गया। क्या सेगुरेसी? सेगुरेसी टर्म जो है मेन रूप से जो रखा जाता है ये किसमें? बायोटेक में रखा जाता है। सेगुरेसी मतलब क्या होता है कि अगर किसी दंपत्ति में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं के अंडाणु और पुरुषों के शुक्राणु को एक साथ में निषेचन करवाया जाता है और जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसको जो है महिलाओं के गर्भ में ले जाके डाल दिया जाता है 4-5 दिन के बाद। तो वहां से जो बच्चा धीरे धीरे फिर नेचुरल तरीके से डेवलप होने लगता, तो वहां उनके लिए होता है जो गर्भधारण महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं गर्भधारण नहीं करेगी वो सेगुरेट मदर को क्या करेंगी? लेंगी। वहां पे क्या होता है, और ये सबसे ज्यादा जो आज के डेट में हो रहा है वो गुजरात के आनंद शहर में हो रहा है। जो यहां पे सेगुरेसी क्या होता है, जब भ्रूण तैयार होकर महिलाओं के अंदर डाल दिया जाता है, इसको कहते हैं IVF टेक्नोलॉजी, जिससे बच्चे को पैदा किया जाता है। और सेगुरेसी जो कहा जाता है वो क्या किया जाता है, भ्रूण जब तैयार हो जाता है तो इस भ्रूण को तैयार करके किसी दूसरे महिलाओं के गर्भ में डाल दिया जाता है और वहां पे फिर से 8-9 महीने तक में, जितने दिन में बच्चे हो जाए 9 महीने तक में होते हैं, उसके बाद वहां से बच्चा तैयार हो जाएगा। और ये कई बड़े स्तर पर जो है कहीं न कहीं एक काला धंधा शुरू हो गया था जो कहीं न कहीं अमानवीय नैतिकता के पूरी तरीके से खिलाफ था। इसको देखते हुए ये कानून लाएगा जिसके तहत जो है आप व्यावसायिक के स्तर पर सेगुरेसी नहीं ले सकते हैं बल्कि परोपकारी के स्तर पर ले सकते। इससे क्या होता था, कई विदेशी जो दंपत्ति होते थे इंडिया में आते थे और बदले में जो 1 साल 9 महीने में खर्च होता था वो खर्च देते थे, एक्स्ट्रा पैसा देते थे और बच्चे को जो है उस महिला के गर्भ में डाल दिया जाता था, भ्रूण को डाल दिया जाता था, वहीं बच्चा डेवलप होता था, निकल जाता। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज के अंदर। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सॉरी, इंटरनेट के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हालिया फैसला के बारे में लिखिए। आखिर इंटरनेट के अधिकार जो है एक तरीके से मौलिक अधिकार भी हो चुका है हमारा, ध्यान रखिएगा। अब इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया, चला उसको समझ लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 19, ध्यान एकदम इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार करार देते हुए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेश की समीक्षा करने का आदेश दिया है। कि जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का है उन सब की जो है समीक्षा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति NV रमन की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशीय पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के अस्पताल, शैक्षणिक संस्था जैसे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को इंटरनेट सेवाओं के बहाल करने के लिए कहा कि अब जो है शिक्षण संस्था हो या फिर मेडिकल संस्था हो, ठीक है ना, इन सब में जो है इंटरनेट बहाल करने का आदेश दे दिया कि अब जितना जल्दी हो दे दिया जाए, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के तहत कहा जाता है। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी भी शामिल थे। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट के निलंबन के सभी आदेश की समीक्षा करने को कहा है। पीठ ने कहा कि इंटरनेट की उपयोग करना कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अधिकार है। क्लियर हो गया ना? इसलिए अनुच्छेद 19 ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार है। अब इंटरनेट मौलिक अधिकार हमारा हो गया, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में क्या है इसको समझना है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक, इसको पकड़ना है। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा संविधान के 126वां संशोधन विधेयक 2019 में पारित कर दिया गया। ध्यातव्य हो कि विधेयक अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का संशोधन करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। SC और ST के आरक्षण जो है, ध्यान रखिएगा, आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का संशोधन करता कि इनको जो आरक्षण मिला हुआ है कहीं ज्यादा तो नहीं है या कहीं कम तो नहीं है, इसी में क्या किया जाएगा, तो पूरे तरीके से इसमें संशोधन किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है।
संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा के एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण और मनोनयन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। इसमें जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है प्रतिनिधित्व के प्रावधान भी इसके अंदर किया जाता है। किसके अंदर? तो 126वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें सिर्फ 70 वर्ष का टाइमिंग ही दिया गया था कि 70 वर्ष तक ये जो है प्रावधान लागू होगा और 25 जनवरी 2020 को यह समाप्त हो जाएगा और 25 जनवरी 2020 को यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। विधेयक एससी एसटी के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रयास करता है और जो विधेयक लाया गया है ये जो है 10 वर्षों तक इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है, यानी कि 2030 में अब इसके अंदर संशोधन कुछ किया जाएगा, यानी कि 2020 तक जो था अब 2030 10 साल और आगे बढ़ जाएगा। टोटल पहले 70 वर्ष था, 10 साल और बढ़ गया तो टोटल 80 वर्ष आगे चला जाएगा। यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलेगा। कब तक कर दिया गया इस प्रावधान को आगे 126वां संविधान संशोधन को? तो 2030 तक कर दिया गया, 10 साल आगे बढ़ा दिया गया। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय के संदर्भ में भारतीय संसद के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अधिनियम कानून की विवेचना करना ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में। ट्रांसजेंडर का मतलब समझ में आ ही गया होगा, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है और एक ट्रांसजेंडर होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है? 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जो है अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस विधेयक को 26 नवंबर 2019 को राज्यसभा और 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में मंजूरी जो है मिल गई। इस अधिनियम के उद्देश्य जो था ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके अधिकार की रक्षा करना है, उन्हें मान्यता प्रदान करना है और उनके कल्याणकारी प्रावधान करना है। अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्ति का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग में मेल नहीं करता है, जिसमें ट्रांस पुरुष या ट्रांस महिला जिन्हें सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या फिर कहें तो हार्मोन थेरेपी या कहें तो लेजर थेरेपी या अन्य थेरेपी के माध्यम से लिंग परिवर्तन किया है अथवा नहीं किया है। इंटरसेक्स विभिन्नता वाले व्यक्ति जो है जेंडर क्यूअर और किन्नर, हिजरा, अरावनी, जोगता जैसे सामाजिक सांस्कृतिक जो है पहचान वाले व्यक्ति इसमें शामिल किया गया है। अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, जनता के लिए उपलब्ध वस्तु सुविधाओं के अवसर को प्राप्त करना और आवागमन जो होगा उसके अधिकार, संपत्ति रखना, निवास करना और किराए का अधिकार जो है इन सबको जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। आरटीआई के दायरे के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विवेचना कीजिए। क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसला ने दिया आरटीआई के बारे में? 11 नवंबर 2019 को शीर्ष अदालत ने संवैधानिक पीठ में यह फैसला दिया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश को दफ्तर तथा आरटीआई के दायरे में होगा। मतलब क्या है? अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनके दफ्तर आरटीआई के दायरे में होगा। ध्यान रखिएगा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस संवैधानिक बेंच में जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। संवैधानिक पीठ ने 4 अप्रैल 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रख लिया था और अदालत ने कहा कि निजता और गोपनीयता का अधिकार एक अहम चीज है और चीफ जस्टिस के दफ्तर को सूचना देते हुए वक्त तथा संतुलित होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आज का करंट अफेयर था। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और हाँ, हमें कमेंट दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।